नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन सीटेट एग्जाम 2022-23 CDP मैराथन क्लास 2 है मेरी। 30 में 30 दोस्तों पक्का आएंगे अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो यहीं से आएंगे पेपर में प्रश्न। दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है दोस्तों, ये दूसरी क्लास का दोस्तों दूसरी मैराथन है मेरी ये। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन देखते हैं। ए अनिरंतरता, रैखिकता, एकरूपता और पृथकता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर एक का? अनिरंतरता तो दोस्तों होगा नहीं, रैखिकता भी नहीं होगा, एकरूपता भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर हो जाएगा पृथकता, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दो है अर्जन वाला प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर दो, कथन ए, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तर्क आर, बचपन एक सामाजिक संस्कृति कल्पना है। सही विकल्प चुने। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है कथन सही है और इसका रीजन भी सही है। ए और आर दोनों सही। देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की बिल्कुल सही। पहला ही प्रश्न सही हो जाता है हमारा। पहला ही प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? यानी कि सही व्याख्या कौन सी है? देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। निश्चित परिणाम तो होता नहीं है क्योंकि वातावरण भी इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ये भी गलत है। पूरी तरह से किससे? पूरी तरह से नहीं ढाला जा सकता क्योंकि इसमें हेरिडिटी भी शामिल है। तो बी भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं क्या है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश की। दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि सॉरी, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि आनुवंशिकता और जो परिवेश है उसी का दोनों का मिश्रण है विकास जो है दोस्तों। वो तो सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी बचता है, वही सही है। तब भी देख लेते हैं क्या है। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है प्रश्न नंबर तीन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। प्रश्न नंबर चार है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए।
मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि संवेदीगामक जो है दोस्तों सेंसरी मोटर पहले आएगा, तो प्रश्न नंबर 4 का ए तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं, संवेदीगामक सही है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक सही लग रहा है। तब भी सी डी और देख लेते हैं क्या है। औपचारिक, औपचारिक पहले आ नहीं सकता, तो सी तो गलत हो जाता है। डी देखते हैं क्या है, पूर्व क्रियात्मक, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए, पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बच्चे बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ऑप्शन नंबर सी, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय रचना करने वाला नहीं माना था। नहीं दोस्तों, माना था इन्होंने, तो ये तो कहते हैं बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। हाँ, ये तो आलोचना पूछ रहा है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाता है 5 का। ए और बी देख लेते हैं क्या है, पियाजे को ये विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। नहीं, उन्होंने तो लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्ना वैज्ञानिक कहा है, तो ये तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, नैतिक संबंधनवाद। नैतिक संबंधनवाद देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, नैतिक संबंधनवाद, ये तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, उत्तर पारंपरिक भी नहीं होगा प्रश्न नंबर 6 का, और पारंपरिक भी नहीं होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां होगी यहाँ पर, और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं। अनुकूलन, स्कीमा, मानसचित्र और प्रक्रियाशीलता। सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर कौन सा होगा। अनुकूलन, ये तो गलत हो जाएगा। प्रक्रियाशीलता, ये भी गलत हो जाएगा। मानस चित्र, ये भी गलत। स्कीमा क्या हो जाएगा, स्कीम्स हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की, ये टाइपिंग मिस्टेक है, के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में क्या है, डैश है। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। सही लग रहा है, तब भी बी सी डी और देख लेते हैं। जो कि बच्चा जानता है और जो
जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। नहीं, बी तो गलत हो जाता है। सी, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। 8 का सी भी गलत हो जाता है। 8 का सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। जो कि बच्चा है जानता है, जो कि बच्चा जानता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। डी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर यही सही है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जाने का सामर्थ्य है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसमें उसके घर में बर्ताव किया जाता है। जैसे नहीं होगा, जहाँ जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? संरचनावाद ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो गलत हो जाता है 9 का। सामाजिक संरचनावाद शायद। अवलोकन अधिगम, ये भी नहीं। मानववादी अधिगम, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 9 का प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचनावाद। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है, बहुत से संसाधनों का प्रावधान। बहुत से संसाधनों का प्रावधान, हाँ ये पहला तो सही है। दूसरा नंबर है लचीलता समूहीकरण, लचीला समूहीकरण होगा। लचीला, ये मात्रा नहीं है, आखिरी जो मात्रा लगी ये नहीं है। लचीलता नहीं होगा, लचीला समूहीकरण, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, तीसरा गलत हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। चौथा देखते हैं क्या है, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, ये तो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2, 4। ऑप्शन देखते हैं किसमें है 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। ये तो गलत हो जाएगा, 11 का ये गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है, बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। नहीं, 8 प्रकार की बुद्धि एज पर 8 प्रकार की, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी इनकी मानी गई है। वैसे तो इन्होंने और लगभग 16 तरह की बुद्धि दे दी हैं, लेकिन एनसीईआरटी कितनी फॉलो करती है दोस्तों? करती है 8 प्रकार की। तो बी भी गलत हो जाता है हमारा। क्या गलत हो जाता है? बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर सी है,
बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। सी भी गलत, एक ही उत्तर बचता है। बुद्धि एक एक संरचना है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, यहाँ के होगी, के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। नहीं, गलत। प्रत्येक पाचके के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। सही लग रहा है, तभी सी डी और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाना के प्रश्न देना चाहिए। ये सी भी गलत हो जाता है दोस्तों, 12 का सी भी गलत हो जाता है। डी देख लेते हैं क्या है, बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक पाकचे के कार्य का विश्लेषण करना और उसके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? यह इस तरह के प्रश्न 2021 और 22 में जो पेपर हुआ है सीटेट का, अधिक देखने को मिले हैं। एनईपी से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसको एनईपी मेरी एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है दोस्तों, पेपर देने से पहले जरूर देख कर जाएं। आइए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, योगात्मक तो है नहीं। यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, नहीं। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटा, नहीं। लेबलिंग नहीं करना है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है, स्वतः आकलन और समूह आकलन का समावेश। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आंसर है हमारे पास। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, विभिन्न भाषी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना। नहीं, हतोत्साहित नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों, प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो ये तो गलत हो जाता है 14 का। बी देखते हैं क्या है, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही है। तब भी सी डी और देखते हैं, शायद इससे अच्छा उत्तर हो। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। नहीं दोस्तों, हमारे लिए मदर टंग को महत्वपूर्ण लेना है बच्चे की। तो सी भी गलत हो जाता है। वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना। नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी ही सही। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा
देगी। ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके नहीं। ये तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है, लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिससे कि वह आनुवांशिक रूप से तैयार हों। बी भी गलत हो जाता है। बी भी गलत हो जाता है 15 का। सी देखते हैं क्या है, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों को भाषा, लड़कियां, यहाँ लड़कियों नहीं, लड़कियां भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में नहीं। सी भी गलत हो जाता है। सी भी गलत हो जाता है। डी देखते हैं, व्यक्तियों को गैर रूढ़वादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अपनी पीढ़ी से। प्रश्न नंबर 16 है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इनमें असफलता का डर नहीं होगा, डर होगा दोस्तों। यहाँ पर डर पैदा करना चाहिए ताकि वह दबाव व तनाव में काम करें नहीं। डर हमारे लिए बिल्कुल नहीं पैदा करना है बच्चे में। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है। 16 का ए तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सी डी और देख लेते हैं क्या है, इनके लिए अलग कक्षा नहीं, अलग नहीं, इनसे कोई अपेक्षा नहीं, नहीं। डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है वही अजर्सन वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन जो है, कथन जो है, विविध प्रकार की सामाजिक, विविध 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 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं क्या, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। सही विकल्प चुनिए। आर तो बिल्कुल काट दीजिएगा, आर तो गलत है 17 का। देख लेते हैं तो ए सही और आर गलत। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही, नहीं दोनों सही नहीं है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, नहीं। बी भी गलत। ए सही लेकिन आर गलत, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, आप छोटे से छोटे संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो ये तो उसके लिए गलत है। तो ये तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 का ये तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले। बिल्कुल सही लग रहा है। सी और डी और देख लेते हैं, बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए। नहीं, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो देखने की चीज़ बार बार देंगे आप, ये तो गलत हो गया। डी देखते हैं क्या है, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। नहीं, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, अगेन फिर वही बात आ गई। तो प्रश्न नंबर डी भी गलत। 18 का डी, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, यही सही है। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 का बी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, क्या है? अधिगम विकार है डैश है, क्या है? के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है 19 का? ऑप्शन देखते हैं, सख्त पाठचर्या का पालन करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभेद, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभेद शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना, बिल्कुल सही लग रहा है, तब भी सी डी और देख लेते हैं। मानकीकृत आकलन निश्चित करना, नहीं। ये भी सी भी गलत हो जाता है। ये होगा त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों अपनाना। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20 है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं कैसे की जा सकती है। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है देखते हैं, किसी बाहरी अप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, नहीं, दूसरा गलत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है 20 का, दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं, मौलिक सोच द्वारा, बिल्कुल सही, मौलिक सोच द्वारा तो बिल्कुल सही है। बहुत संसाधनों की क्षमता द्वारा, बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में, हाँ बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? हानिकारक है, हानिकारक देखनी है हमारे लिए क्या है प्रश्न नंबर 21 के। तो देखते हैं, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, अधिगम गति का ध्यान रखना, ये तो सही नहीं है। अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, काले स्टार देना। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, शायद सही हो सकता है। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, ये भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, बिल्कुल, ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर थे, इसीलिए गलत हो गए क्योंकि हमसे हानिकारक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक, हानिकारक पूछी है, गलत पूछी है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन है बी सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न, है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाँ बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं, सही लग रहा है। नहीं वाला तो गलत हो जाएगा। हाँ देख लेते हैं, हाँ परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर, नहीं ये भी गलत, नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाँ बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कथन ए, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल, कथन ए, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही लग रहा है 23 का कथन ए तो बिल्कुल सही लग रहा है। तर्क देखते हैं क्या है। तर्क है अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके बड़ू की मात्रा होगी, मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। आर भी गलत हो जाएगा। सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। तो देख लेते हैं क्या है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं भी सीखते हैं। प्रश्न ये है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वर्तुलाकार, एक रेखीय, वर्तुलाकार, यंत्रिकवादी, संरचनावादी, ये तो गलत हो जाएगा। निर्देशात्मक, संरचनावादी नहीं सीखते हैं, संरचनावादी से सीखते हैं, तो डी भी गलत हो जाता है। एक रेखीय वर्तुलाकार से सीखते हैं तो ये बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल गलत। उपेक्षा हम किसी की नहीं कर सकते, तो ए तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ए तो गलत हो जाता है। बी देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा, फिर उपेक्षा आ गया दोस्तों, तो बी भी गलत हो जाता है। बी भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 का सी देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 25 का सी देखते हैं। ये मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डी तब भी देख लेते हैं क्या। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए अगला प्रश्न, है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं क्या। अवबोध, उपलब्धि, उद्देश्य, असफलता ना होने देने, असफलता स्वीकार करना, ये तो गलत हो जाता है। असफलता स्वीकार करना, असफलता
ना होने देना, डी भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 26 का डी भी गलत हो जाता है। उपलब्धि उद्देश्य, ये भी गलत हो जाता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका, उद्देश्य रूप में अवबोध के स्थान पर उपलब्धि प्रेरित करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का, जो कि कई बार सीटेट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। तो ये तो गलत हो जाता है। विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है, बिल्कुल गलत हो जाता है। वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, ये भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ये भी गलत हो जाता है। 28 का 27 का डी और देख लेते हैं क्या। डी ही बचा है, डी ही सही होगा, निशान लगा देते हैं, तब भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के सोच वयस्क से गुणात्मक रूप में भिन्न है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है, पढ़िएगा, थोड़ा समय है। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। कलन विधि, स्वानुभविक शोध प्रणाली, तुल्य रूपता, उपायंत विश्लेषण, उपायंत विश्लेषण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। सही उत्तर देख लेते हैं, कलन विधि, कलन विधि, कलन विधि देख लेते हैं किसमें है। प्रश्न नंबर 28, कलन विधि, कलन विधि, कलन विधि पहले का हो जाएगा दूसरा। कलन विधि एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि है। तो पहले का तो हो जाएगा दूसरा, पहले का दूसरा, ए का दूसरा इसमें भी नहीं है, ए का दूसरा इसमें भी नहीं है, ए का दूसरा इसमें भी नहीं है, ए का दूसरा। चलो यहाँ तक तो सही है, ए का दूसरा। अब बी देख लेते हैं क्या है, 28 का बी देख लेते हैं क्या है। बी है स्वानुभविक शोध प्रणाली। तो ये हो जाएगा चौथी, स्वानुभविक शोध प्रणाली सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति है, बिल्कुल सही। दूसरे में हो जाता है चौथा, दूसरे में हो जाता है चौथा। पहले में दूसरा है, पहले में दूसरा सही हो जाता है, और बी में हो जाता है चौथा, बी में सही है। सी देख लेते हैं, सी में क्या है, सी में क्या है देखते हैं, सी में देखते हैं क्या है। सी तुल्य रूपता, बिल्कुल सही, तुल्य रूपता ये यहाँ आ जाती है। मिलती जुलती समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना। तो सी का ए सही है। डी का एक ही बचता है, तीसरा यही सही होगा। एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी का 3 सही है। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर
डी ए सेकेंड, बी 4, सी फर्स्ट, डी थर्ड। तो सही उत्तर हो जाता है प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं। अभिरुचि और अभिवृद्धि दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, शायद हो सकते हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, नहीं। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, रुचि और समुदाय दोनों नहीं। समुदाय जो है जेनेटिक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान डैश है। क्या है? डैश है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है। ये तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 का ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या है। बी देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जा सकता है, ये भी गलत हो जाता है। ये भी गलत हो जाता है। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है, सह संरचित, ये आया मीनिंग में की। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। डी देख लेते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक है, केवल शब्द गलत है, तो डी भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर जो है, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है, 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। दोस्तों, ये मेरे आज की श्रृंखला के 30 प्रश्न थे। 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए, क्लास देखने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको इन 30 प्रश्नों का संकलन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, थोड़ी मदद कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के लिए, ताकि हमारे जो यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी है इसका परिवार बड़ा हो और मैं आपके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आता रहूं, जो कि आपके लिए होने वाले सीटेट एग्जाम 2022 और 23, KBS 23, UPTET जो 23 में होने वाला है, उसमें सुपर टेट, सभी में दोस्तों अधिकतर आपके लिए ये मेरे प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे और इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न जो है इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो अंत में मेरे YouTube चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, आपके 30 आउट ऑफ 30 कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इससे संबंधित आपकी कोई सलाह है, अगर कोई राय है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।